किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स की किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस अध्याय का शीर्षक है समाजवादी समाज। ये इस अध्याय की चौथी और इस पूरी श्रृंखला की 15वीं कड़ी है। ज़ारशाही जमाने के रूसी किसान के बारे में जिस किसी ने भी लिखा है, उसने उसकी स्वार्थपरता और लोभी व्यक्तिवादी भावना का जिक्र किया है। क्रांति के आलोचक कहा करते थे कि किसान को कभी समाजवादी नहीं बनाया जा सकता, क्रांति किसानों के कारण असफल हो जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय किसानों का दृष्टिकोण इतना संकुचित था, जीवन की पुरानी परिस्थितियों ने उन्हें इतना जकड़ रखा था और उनके दृष्टिकोण को इतना दकियानूसी बना रखा था कि केवल तर्क के द्वारा उन्हें समाजवादी नहीं बनाया जा सकता था और न बल प्रयोग करके उनसे समाजवाद स्वीकार कराया जा सकता था। परंतु ये आलोचक मार्क्सवादी तो थे नहीं, और इसलिए उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि जब किसानों के बीच आदर्श फार्म और ट्रैक्टर स्टेशन खुल जाएंगे, तब वे अपने अनुभव से ये सीखने लगेंगे कि बड़े पैमाने पर खेती करने से ज्यादा और बेहतर फसल होती है। इस प्रकार किसानों को खेती की उन मशीनों और उन तरीकों का समर्थक बनाया गया जिनका इस्तेमाल करने के लिए जरूरी था कि अलग अलग खेतों की मेड़ें तोड़ दी जाए और जमीन को सामूहिक ढंग से जोता जाए। ऐसा करने पर किसानों के दृष्टिकोण का व्यक्तिवादी अलगाव भी मिटने लगा। वे सामूहिक जीवन बिताने लगे और एक नए ढंग के किसान, सामूहिक खेती करने वाले किसान बन गए। उनमें सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा हो गई। सामाजिक दृष्टिकोण की ओर ये एक बड़ा कदम था। अतः जब किसी देश में जीवन का भौतिक आधार समाजवादी उत्पादन व वितरण होता है, जब जीविका कमाने का लोगों का ढंग पूरे समाज के लिए काम करना होता है, तब मानो स्वाभाविक रूप से ही लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा हो जाती है। लोगों को तब ये समझाने की जरूरत नहीं रहती कि सामाजिक हित को सर्वोपरि समझने का सिद्धांत सही है। अतः प्रश्न ये नहीं है कि मानव प्रकृति में निहित इच्छा आकांक्षाओं के ऊपर किसी नैतिक सिद्धांत, किसी हवाई कर्तव्य भावना को विजय प्राप्त करनी है। व्यवहार या रिवाज स्वयं मानव प्रकृति को बदल देता है। अभी तक हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि सारे संसार में समाजवादी या कम्युनिस्ट समाज के स्थापित हो जाने का क्या परिणाम होगा। परंतु मार्क्स ने समाजवादी समाज का जो कुछ भी विवरण दिया है, उस सब से यही प्रकट होता है कि तब युद्धों का अंत हो जाएगा। प्रत्येक देश में उत्पादन और वितरण का संगठन जब समाजवादी आधार पर हो जाएगा, तब किसी भी देश में कोई ऐसा गिरोह नहीं बचेगा जो दूसरे देशों को जीतने की जरा भी इच्छा रखता हो। एक पूंजीवादी देश अपने से पिछड़े हुए देशों को इसलिए जीतता है ताकि पूंजीवादी व्यवस्था फैले। महाजनी पूंजीपतियों के गिरोहों के मुनाफे के वास्ते पूंजी लगाने के लिए नए रास्ते खुले, रेल और बंदरगाह बनाने और शायद खानों की मशीन तैयार करने के नए नए ठेके मिले। ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा हो जहां से नया कच्चा माल प्राप्त हो सके और जिनके बाजारों में अपना तैयार माल बेचा जा सके। समाजवादी देशों के बीच कभी युद्ध नहीं छिड़ेगा, क्योंकि युद्धों से उन्हें या उनके अंदर के किसी दल को कोई लाभ नहीं हो सकता। और इसी कारण किसी समाजवादी देश का इस बात में किंचित मात्र भी हित नहीं होता कि वो किसी पिछड़े हुए देश की प्रगति को रोके। इसके विपरीत हर एक देश अपने उद्योग धंधों को जितना ही विकसित करेगा और अपने सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, उतना ही अधिक दूसरे तमाम समाजवादी देशों का लाभ होगा। संसार भर में लोगों का जीवन स्तर जितना ऊंचा उठेगा, जीवन उतना ही सर्वांग सुंदर बनेगा। अतः जो समाजवादी देश औद्योगिक दृष्टि से उन्नत होंगे, वे पिछड़े हुए देशों की प्रगति को रोकेंगे नहीं, न किसी प्रकार उनका शोषण करेंगे, बल्कि हर तरह से उनके विकास में मदद देंगे। ऐसे विश्वव्यापी समाजवादी व्यवस्था में मनुष्य कितना अधिक विकास करेगा, आज उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर देश का आर्थिक जीवन एक योजना के आधार पर संगठित होगा।
विश्वव्यापी एक योजना अलग अलग देशों की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करेगी। वैज्ञानिक और यांत्रिक आविष्कार सभी देशों की संपत्ति बन जाया करेंगे। सांस्कृतिक सफलताओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य सचमुच वामन के डग भरता हुआ प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। ये प्रगति किस दिशा में होगी, मार्क्स ने ये बताने की कभी चेष्टा नहीं की, क्योंकि ऐसी वैज्ञानिक भविष्यवाणी के लिए उचित परिस्थितियों की जानकारी नहीं के बराबर है। परंतु इतना तो साफ है कि संसार भर में कम्युनिज्म की स्थापना होने पर वर्ग भेद और वर्ग संघर्षों का दीर्घ मानव इतिहास समाप्त हो जाएगा। आगे भी कोई नए वर्ग पैदा नहीं होंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट समाज में ऐसी कोई भी चीज न रहेगी जिससे वर्ग उत्पन्न हो सके। मनुष्य की उत्पादक शक्ति जब बहुत कम थी, तब वर्ग विभाजन के कारण कुछ लोग संगठनकर्ताओं और नई उन्नत उत्पादक शक्तियों के आविष्कारों का काम कर सके थे। पूंजीवाद के अंतर्गत भी वर्ग विभाजन ये काम करता रहा। उससे उत्पादन के केंद्रीकरण और उत्पादन कौशल में भारी उन्नति करने में मदद मिली। परंतु जब अवस्था ऐसी आ गई और मनुष्य की उत्पादक शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि केवल 2 घंटे रोज काम करके वो सब कुछ पैदा कर सकता है, तब वर्ग विभाजन का अंत किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य प्रकृति विजय के अपने संघर्ष को तेजी से शुरू कर देगा और उसमें भी विजय के सारे उपकरण उसके ही पास होंगे। तब वो जादू या मंत्र के बल से प्रकृति को वश में करने या प्रार्थना या दुआ के द्वारा प्राकृतिक विपत्तियों को टालने की कोशिश नहीं करेगा। वो वर्ग संघर्षों और युद्धों के बीच अंधे की तरह राह नहीं टटोलेगा, बल्कि तब उसमें प्रबल आत्मविश्वास होगा। वो जानेगा कि उसमें प्राकृतिक शक्तियों को वश में करने और सदा आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। मार्क्स द्वारा चित्रित कम्युनिस्ट समाज का मनुष्य ऐसा ही होगा। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 15वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।